पैन 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 रिक्वेस्टिंग रिटर्न। हम वापस आना चाहते हैं। हमारा रेडियो कांटेक्ट चला गया है और प्लेन पर बिजली गिर चुकी है। कंट्रोलर, क्या आपको लैंडिंग के लिए किसी तरह की हेल्प चाहिए, जैसे इमरजेंसी व्हीकल्स या कोई और सपोर्ट? कैप्टन, नहीं, अभी सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। हम आईएलएस की मदद से लैंड कर जाएंगे। ये कहते ही कैप्टन प्लेन को मैन्युअली कंट्रोल करने लगते हैं और लैंडिंग के लिए उसे रनवे के सेंटर में अलाइन करते हैं। लेकिन प्लेन जैसे ही रनवे को छूता है उसमें भयानक आग लग जाती है और सिर्फ 70 सेकंड में ही प्लेन का आधे से ज़्यादा हिस्सा जल के राख हो जाता है। ये कहानी है एरोफ्लॉट फ्लाइट 1492 की, जो 78 पैसेंजर्स को लेकर रवाना हुई थी। पर आखिर ऐसा क्या हुआ कि लैंडिंग के समय ये प्लेन आग की लपटों में घिर गया? इसके पीछे किसकी गलती थी और इस हादसे में किसी की जान बच पाई या नहीं? पाँच मई 2019 एरोफ्लाइट फ्लाइट 1492 रशिया के मॉस्को में मौजूद शेरमेंटिएवो एयरपोर्ट से मरमैन्स्क जाने के लिए रेडी हो रही है। प्लेन में टोटल 78 लोग हैं, जिसमें 73 पैसेंजर्स और 5 क्रू मेंबर्स हैं। ये प्लेन एक रशियन बिल्ट सुखोई सुपरजेट 100 है, जो असल में एक नया एयरक्राफ्ट है। इस फ्लाइट से पहले ये तकरीबन 2710 घंटे और 1658 फ्लाइट्स ऑपरेट कर चुका है। एरोफ्लॉट फ्लाइट 1492 का कंट्रोल 42 साल के कैप्टन डेनिस येवडोकमोव के हाथों में है, जिनके पास 6844 फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस है। साथ ही प्लेन में 36 साल के फर्स्ट ऑफिसर मैक्सिम कुजनेत्सोव भी मौजूद हैं, जिनके पास 773 घंटों का फ्लाइंग आवर्स एक्सपीरियंस है। ये एक रूटीन फ्लाइट है, लेकिन इस समय मौसम कुछ ठीक नहीं है। आसमान में बहुत ही भयंकर बिजली वाले बादल हैं, जिनकी हाइट 6000 फीट से लेकर 29,000 फीट तक है। इस तरह का मौसम स्प्रिंग और समर के दौरान मॉस्को के एरिया में काफ़ी कॉमन है। खासकर शेरमेंटिएवो एयरपोर्ट के आसपास ऐसे क्लाउड्स और थंडरस्टॉर्म्स का होना इस सीजन में नॉर्मल बात है। पायलट्स और एयरलाइंस को ऐसी कंडीशन के लिए खास तौर पर ट्रेन किया जाता है। उनके पास प्रॉपर टूल्स और प्रोसीजर्स होते हैं, जिनके जरिए वो फ्लाइट को सेफली ऑपरेट कर सकते हैं। अब ये वेदर कंडीशन भले ही अनयूजुअल नहीं है, लेकिन चैलेंजिंग जरूर है, जिसके लिए पायलट पहले से ही रेडी है। इसलिए टेक ऑफ की प्रक्रिया शुरू की जाती है। प्लेन को पुशबैक किया जाता है। जिसके बाद रनवे तक पहुंचने के लिए टैक्सिंग का प्रोसेस शुरू होता है। रनवे के आसपास विजिबिलिटी ठीक है, इसलिए एयरपोर्ट का कंट्रोल टावर टेक ऑफ की परमिशन दे देता है। इस तरह से यह फ्लाइट मॉस्को के लोकल टाइम शाम के 6:03 पर टेक ऑफ कर जाती है। इस समय तक सब कुछ नॉर्मल है। प्लेन धीरे धीरे ऊपर जा रहा है और ऑटो पायलट भी ऑन कर दिया गया है। इसके कुछ ही मिनटों बाद पायलट रिलैक्स होकर उड़ान का मजा लेने लगते हैं। लेकिन प्लेन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, कैप्टन की चिंता भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि उनको पता है कि जल्द उन्हें थंडरस्टॉर्म का सामना करना पड़ सकता है। तकरीबन 2 मिनट प्लेन इसी तरह बिना किसी परेशानी के आगे बढ़ता है। लेकिन जैसा कि कैप्टन को डर था, टेक ऑफ करने के सिर्फ 3 मिनट बाद ही उन्हें अपने सामने बादलों का एक बड़ा झुंड नजर आने लगता है। पायलट्स को यह समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती कि ये एक भयानक तूफान है, जिससे गुजरना बहुत मुश्किल होने वाला है। अब वैसे तो प्लेन को स्टैंडर्ड रूट पर चलना चाहिए था, यानी रूट के अनुसार इन्हें बादलों के बीच होकर आगे जाना था। लेकिन खराब वेदर और तूफान की वजह से पायलट तुरंत डिसीजन लेते हैं
और मैन्युअली 327 डिग्री की एक नई हेडिंग सिलेक्ट करते हैं। ये डिसीजन इसलिए लिया गया ताकि स्टॉर्म जोन से बच के निकला जा सके। लेकिन जब तक प्लेन दाईं साइड मुड़कर इस तूफान से बचता, वो इसके बहुत करीब आ चुका होता है और तभी इस प्लेन के साथ कुछ ऐसा होता है जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। दरअसल बादलों से बचकर निकलने के दौरान शाम 6:08 पर यह प्लेन बिजली की चपेट में आ जाता है। और बिजली गिरने की वजह से 8,900 फीट के ऑल्टीट्यूड पर फ्लाई कर रहे इस प्लेन में तेज झंझनाहट और धमाके जैसी आवाज आती है, जिसे सुनकर सभी लोग पूरी तरह घबरा जाते हैं। साथ ही प्लेन की लाइट्स भी ऑन ऑफ होने लगती है, जिसे देख पैसेंजर्स को लगने लगता है कि अब वो नहीं बच पाएंगे। असल में प्लेन पर बिजली गिरने के बाद सबसे बड़ा नुकसान उसके इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स को हुआ है। इसके प्राइमरी रेडियो और ऑटो पायलट ने काम करना बंद कर दिया है। इसका मतलब है कि अब प्लेन को मैन्युअली कंट्रोल करना होगा, जो इस सिचुएशन में और भी रिस्की है। ये सब देख पायलट एक पल के लिए घबरा जाते हैं, लेकिन जल्द ही खुद को संभालते हुए वो प्लेन का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं। कैप्टन डेनिस येवडोकिमोव, जो इस समय प्लेन उड़ा रहे हैं, वो सोचते हैं कि इस इमरजेंसी सिचुएशन में बेस्ट ऑप्शन है कि प्लेन को घुमाकर वापस हेरेमेटियेवो एयरपोर्ट पर लैंड करा दिया जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बिना रेडियो के इसे सही डायरेक्शन में लाना और सही तरीके से लैंड कराना बेहद चैलेंजिंग टास्क बन चुका है। इसलिए एरोफ्लॉट फ्लाइट 1492 के पायलट शेरेमेटियेवो एयरपोर्ट के कंट्रोलर्स को डिस्ट्रेस कॉल करते हैं। इस समय की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है और वो घबराते हुए कहते हैं, पैन रिक्वेस्टिंग रिटर्न 1492 पर बिजली गिर गई है और हमारा रेडियो संपर्क भी बंद हो गया है। ये कहकर वो इमरजेंसी सिग्नल देते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि पैन सिग्नल तब इस्तेमाल किया जाता है जब प्लेन में कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो, लेकिन वो तुरंत जीवन या एयरक्राफ्ट के लिए खतरा नहीं हो। पायलट और कंट्रोलर्स इस समय इमरजेंसी सिस्टम पर बात कर रहे हैं, जो सिर्फ छोटे छोटे मैसेजेस के लिए अलाउ करता है। इसलिए कंडीशन कितनी क्रिटिकल है ये ना पायलट सही से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं और ना ही कंट्रोलर अच्छे से समझ पा रहे हैं। इसके बाद कंट्रोलर पूछते हैं कि इमरजेंसी क्या है? तो पायलट बताते हैं कि हमारा रेडियो कांटेक्ट और प्लेन के ऑटोमेटिक फ्लाइट कंट्रोल्स काम नहीं कर रहे हैं। इसके बाद कंट्रोलर पूछते हैं, क्या लैंडिंग के लिए कोई हेल्प चाहिए? तो पायलट ये कहते हुए मना कर देते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है और हम प्लेन को नॉर्मल तरीके से लैंड कर लेंगे। इस दौरान दोनों के बीच कांटेक्ट बना हुआ है। कंट्रोलर डायरेक्शंस देते हुए पायलट की मदद कर रहे हैं। इसी बीच पायलट कहते हैं कि हम विजुअल लैंडिंग नहीं करेंगे, बल्कि प्लेन को इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम यानी ILS का उपयोग करके लैंड कराएंगे। इतना कहते ही पायलट का कंट्रोलर से संपर्क टूट जाता है, यानी अब उन्हें खुद ही सब कुछ हैंडल करना है। लेकिन इस समय सबसे बड़ा चैलेंज है प्लेन का वजन, क्योंकि ज्यादा फ्यूल होने की वजह से ये काफी हैवी हो गया है और इस हालत में लैंड करना काफी मुश्किल हो सकता है। ऐसी कंडीशन में यूजुअली प्लेन के फ्यूल को गिरा दिया जाता है, लेकिन इस समय ये मॉस्को शहर के ऊपर से उड़ रहे हैं, जहां फ्यूल गिराना ठीक नहीं है। ऐसे में पायलट लैंडिंग के लिए ओवरवेट लैंडिंग टेक्निक को यूज करने की सोचते हैं। वो प्लेन को रनवे की सही लाइन पर लाने के लिए उसे टर्न करते हैं, लेकिन ये रनवे के सेंटर से थोड़ा सा दूर निकल जाता है। अब इसे सही पोजीशन में लाने के लिए वो गो अराउंड के लिए जाते हैं। इस बार फाइनली प्लेन सही डायरेक्शन में आ गया है और कैप्टन लैंडिंग के लिए तैयार हैं। ओवरवेट लैंडिंग टेक्निक के अकॉर्डिंग ये फ्लैप्स को 25 डिग्री पर सेट कर देते हैं और अप्रोच स्पीड को बढ़ा देते हैं। अब प्लेन लैंड करने के लिए नीचे आ रहा है और सबकी धड़कन तेज हो गई है। तभी
अचानक से एक साथ कई वार्निंग सिस्टम एक्टिव हो जाते हैं और कॉकपिट में गो अराउंड और विंडशील्ड अहेड की वार्निंग मिलने लगती है। Don't sink, don't sink, don't sink. इससे साफ पता चलता है कि इस समय लैंडिंग के लिए वेदर और विंड कंडीशंस सही नहीं है और इन्हें वापस से गो अराउंड करना चाहिए। लेकिन पायलट्स इन वार्निंग को इग्नोर करके लैंडिंग को जारी रखते हैं। अब प्लेन रनवे के सेंटर में आ चुका है और धीरे धीरे लैंड करने लगता है। एयरक्राफ्ट रनवे के थ्रेशोल्ड से लगभग 900 मीटर आगे जाकर टचडाउन करता है। इस समय इसकी स्पीड 158 नॉट्स यानी लगभग 292 किलोमीटर पर आवर है, जो एक नॉर्मल लैंडिंग स्पीड से काफ़ी ज़्यादा है। प्लेन के टचडाउन के वक्त इसमें एक जोर का झटका लगता है जो अप्रॉक्सीमेटली 2.55 ग्राम की फोर्स के बराबर था। ये झटका इतना जोरदार था कि प्लेन ग्राउंड से ऊपर उछल जाता है। इस बाउंस के बाद जब ये वापस ग्राउंड पर आता है तो इस बार प्लेन की नोज ग्राउंड से टकरा जाती है। इस सेकंड इंपैक्ट का फोर्स 5.85 ग्राम के अराउंड था, जो पहली बार से भी ज्यादा है। इस झटके के कारण प्लेन की नोज और लैंडिंग गियर यानी सामने के व्हील्स डैमेज हो जाते हैं। नोज गियर के इतने जोर से ग्राउंड के साथ टकराने के बाद प्लेन फिर से और भी ऊपर उछल जाता है और नीचे आते हुए तीसरी बार ग्राउंड से टकराता है। इस थर्ड इंपैक्ट के बाद प्लेन के विंग्स और उसमें मौजूद फ्यूल टैंक्स बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो जाते हैं और वहां से फ्यूल लीक होना शुरू हो जाता है। उसी समय किसी स्पार्क के कांटेक्ट में आने से प्लेन में आग लग जाती है और ये बहुत ही तेजी से प्लेन के पिछले हिस्से में फैलने लगती है। इसी बीच कॉकपिट में फायर अलार्म्स और कुछ दूसरे सिक्योरिटी अलार्म्स बजने लगते हैं। खैर चलिए अब वापस आते हैं अपनी स्टोरी पर। तो आग लगने के बाद प्लेन एक आग के गोले की तरह कुछ सेकंड रनवे पर दौड़ता है और आखिरकार रनवे के बाजू में मौजूद घास में जाकर रुक जाता है। प्लेन के रुकते ही बहुत तेजी से इवैक्यूएशन प्रोसेस शुरू होता है और लोगों को बाहर निकाला जाता है। फ्रंट डोर से पैसेंजर जल्दी जल्दी बाहर निकलते हैं। इधर फर्स्ट ऑफिसर कॉकपिट के राइट विंडो से एस्केप रोप का यूज करते हुए बाहर आ जाते हैं। इसी दौरान कुछ पैसेंजर्स सिचुएशन की गंभीरता को ना समझकर अपना हैंड लगेज निकालने लगते हैं, जिसके चलते इवैक्यूएशन डिले होने लगता है। लोग जल्दी जल्दी इवैक्यूएशन स्लाइड्स की तरफ भागने की कोशिश करते हैं। लगभग 70 सेकंड्स तक इवैक्यूएशन स्लाइड्स एक्टिव रहता है और इस बीच काफी लोगों को बाहर निकाल लिया जाता है। लेकिन इसके बाद प्लेन का आधे से ज्यादा हिस्सा पूरी तरह से आग की चपेट में आ जाता है, जिसमें 41 लोगों की जान चली जाती है। इसमें से 40 पैसेंजर्स थे और एक 21 साल की फ्लाइट अटेंडेंट मक्सिम मोइसेव, जिनकी हादसे में मौत हो जाती है। हालांकि काफी कोशिशों के बावजूद 37 लोगों को बचा लिया गया था और 45 मिनट बाद आग पर भी काबू पा लिया गया। अब बात करते हैं आखिर ये एक्सीडेंट हुआ क्यों। तो इसका सबसे पहला रीजन था इलेक्ट्रिकल फेलियर। दरअसल जब प्लेन पर बिजली गिरी तब इसका पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम बंद हो गया था, जिसके बिना प्लेन के कई सिस्टम्स काम नहीं कर पा रहे थे और पायलट्स के लिए इस वेदर कंडीशन में मैन्युअली प्लेन को कंट्रोल करना काफी चैलेंजिंग बन गया था। दूसरा रीजन है हार्ड लैंडिंग्स। प्लेन जब लैंड कर रहा था तब उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा थी और हाइट भी कंट्रोल में नहीं थी, जिस वजह से ये रनवे पर स्मूथ उतरने की बजाय हार्ड लैंड हुआ और जोरदार झटके की वजह से प्लेन के इंपॉर्टेंट पार्ट्स डैमेज हो गए। तीसरा रीजन है फ्यूल टैंक का फटना, जिस वजह से प्लेन में भयंकर आग लग गई। इसके अलावा इन्वेस्टिगेटर्स का कहना है कि पायलट ने लैंडिंग को सही से हैंडल नहीं किया, जिससे विमान दोबारा बाउंस कर गया। कार्लिन पैटिट, जो एक एयरलाइनर पायलट हैं, उन्होंने लिखा
कि ये क्रैश पायलट्स की खराब लैंडिंग टेक्निक की वजह से हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रेनिंग में कमी इस क्रैश का रीजन हो सकती है। साथ ही ये भी अनक्लियर है कि इतना मॉडर्न प्लेन सुखोई सुपर जेट लाइटनिंग स्ट्राइक से इतना प्रभावित क्यों हुआ। इस एक्सीडेंट के बाद शर्मन टिएवो एयरपोर्ट के इमरजेंसी रिस्पांस पर भी सवाल उठे कि फायर क्रूज को एक्टिवेट करने में देरी क्यों हुई। एरोफ्लॉट फ्लाइट 1492 के साथ हुए इस हादसे में पता चलता है कि छोटी छोटी मिस्टेक्स जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं, उनकी वजह से एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। जितनी भी जाने गई, उनका बहुत ही अफसोस है। ये इंसिडेंट एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक भयानक सबक है, जो बताता है कि इमरजेंसीज में छोटी सी गलती भी कितने बड़े डिजास्टर में बदल सकती है।